भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम जो चर्चा कर रहे थे, जो श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अखंडाश्मी अर्थात नॉन क्लास्टिक परतदार चट्टान है। आपको बताना है कि ये जो परतदार चट्टानें हैं, ये 4 परतदार चट्टानें हैं, इसमें से कौन नॉन क्लास्टिक है अर्थात अखंडाश्मी है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सैल, ऑप्शन सी बालुका पत्थर या ऑप्शन डी पंकाश्म। तो अगर हम देखें नॉन क्लास्टिक और क्लास्टिक पदार्थ क्या होता है, नॉन क्लास्टिक और क्लास्टिक, तो यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती हैं वो खंडाश्मी होती है अर्थात क्लास्टिक होती हैं। जो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा होती है वो क्लास्टिक होती हैं और जो जैविक क्रियाओं द्वारा होती है निर्मित होती हैं चट्टानें वो नॉन क्लास्टिक होती हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जैविक तत्वों द्वारा निर्मित है। तो इसमें चूना पत्थर जैविक तत्वों द्वारा निर्मित है, बल्कि सैल, बलुआ पत्थर, पंकाश्म ये सब यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित है अर्थात खंडाश्मी हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन अखंडाश्मी है, नॉन क्लास्टिक है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अन्य 3 से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन अन्य 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन ए संतुलन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रगतिशील सिद्धांत, ऑप्शन सी स्थिर तरंग सिद्धांत या ऑप्शन डी तापी संकुचन सिद्धांत। आपको बताना है कि कौन अन्य से भिन्न है। तो संतुलन सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत और स्थिर तरंग सिद्धांत, ये तीनों ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। ये तीनों ए, बी तथा सी ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है, जबकि डी तापी संकुचन सिद्धांत ये पर्वत निर्माण की उत्पत्ति से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर डी सही है, आंसर इसका डी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूदृश्य की संकल्पना के सर्वाधिक क्रमबद्ध विकास का श्रेय दिया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भूदृश्य की संकल्पना से संबंधित क्रमबद्ध विकास किसने किया है। तो ऑप्शन ए जे ब्रुन्स को, ऑप्शन बी लियो वाइबेल को, ऑप्शन सी ऑटो श्लूटर को या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यू ब्रायन को। ऑटो श्लूटर महोदय जो हैं इन्होंने भूदृश्य संकल्पना को सर्वाधिक क्रमबद्ध किया। ऑटो श्लूटर महोदय ने भूदृश्य को 2 भागों में विभाजित किया, प्राकृतिक भूदृश्य तथा सामाजिक भूदृश्य। ऑटो श्लूटर ने भूदृश्य को 2 भागों में विभाजित किया और इन्होंने ही भूदृश्य की संकल्पना को सर्वाधिक क्रमबद्ध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑटो श्लूटर, और इन्हें अधिवास भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ऑटो श्लूटर को अधिवास भूगोल का जनक कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपदलन नामक अपक्षय का कारण है। अपदलन नामक अपक्षय का कारण है ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी तापी उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी प्रचलित पवन या फिर ऑप्शन डी बहता जल। तो शुष्क प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह अंदर से अपेक्षाकृत ठंडी सतह के प्याज के छिलके की भांति अलग हो जाती है, जिसे अपदलन कहते हैं। इसका जो तापी उतार चढ़ाव होता है उससे अपदलन नामक अपक्षय हो जाता है, अपसल्कन होता है, उसे अपसल्कन कहते हैं कि प्याज की छिलके की भांति परत दर परत उतरना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तापी उतार चढ़ाव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तापी उतार चढ़ाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट थे। उपरोक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। अगर ये आए कि अपवादवाद का जनक किसे कहते हैं तो आपको ऑप्शन में लगाना है, उसमें रहेंगे ऑप्शन में इमैनुअल कांट, तो आपको लगाना है कांट। और अगर ये पूछा जाए कि अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट हैं, ये कथन किसने कहा है, तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए पीटर हैगेट, ऑप्शन बी आर.जे. सोरले, ऑप्शन सी फ्रेड के शोफर या फिर ऑप्शन डी आर. हार्टसोन।
तो अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट थे, ये कहा था फ्रेड के शोफर ने। इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा, फ्रेड के शेफर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चावच प्रतिलोमन इंगित होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि उच्चावच प्रतिलोमन क्या होता है। उच्चावच प्रतिलोमन समझने से पहले हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी होती है जो किसी स्थान की भूस्थलाकृति के उत्पन्न होने से पहले ही जिस मार्ग पे चल रही थी वो वहाँ की भूस्थलाकृति के विकास के बाद भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है। अगर आप एग्जाम्पल में सिंधु नदी को ले लेते हैं, तो जब हिमालय का थोड़ा सा उत्थान हुआ होगा, उसके साथ ही सिंधु नदी घाटी गर्तन स्टार्ट कर चुकी होगी, और तो ये हुआ अभिनति और ये हुआ अपनति। ये अपनति है और ये अभिनति है, और यहाँ से घाटी गर्तन स्टार्ट। अपनति है, नदी उसे काट के अपनति घाटी में परिवर्तित कर देगी। अपनति घाटी में परिवर्तित कर देगी और यहाँ से नदियाँ बहना स्टार्ट होती रहेंगी। तो आप समझ रहे होंगे कि उच्चावच कि वहाँ का ऊंचाई बढ़ना, और फिर प्रतिलोमन कि उच्चावच के विपरीत कि वहाँ घाटी बन जाए, और ये अपनति था। अपनति में जब घाटी बन जाती है तो ये अपनति घाटी हो जाता है। उच्चावच प्रतिलोमन इंगित होता है ऑप्शन ए अपनत घाटी से, ऑप्शन बी समनत संरचना से, ऑप्शन सी क्वेस्टा से, या फिर ऑप्शन डी ग्राबेन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपनत घाटी से। अपनत घाटी से उच्चावच प्रतिलोमन इंगित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है। उक्त कथन है ऑप्शन ए वॉल्टर पेंग का, ऑप्शन बी C.H. क्रिकमे का, ऑप्शन सी W.M. डेविस का, तथा ऑप्शन डी L.C. किंग का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेविस महोदय का। डेविस महोदय ने यह कथन कहा था कि उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है और फिर वहाँ आकृति विहीन मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये डेविस महोदय का कथन है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी के विषय में सही है। यहाँ पे में है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी के विषय में सही है। आपको बताना है कि अध्यारोपित नदी क्या होता है। तो ऑप्शन ए इसका संरचना के साथ पूर्ण सामंजस्य होता है, तो यह कथन नहीं होगा। ऐसी नदी जिसका संरचना के साथ पूर्ण सामंजस्य होता है उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। जो नदी ढाल का अनुसरण करती हो, संरचना के वहाँ की स्थानिक संरचना के साथ जिसका पूर्ण सामंजस्य हो उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। आप एग्जाम्पल में गंगा को ले सकते हैं। ऑप्शन बी यह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, इसे भी अनुवर्ती नदी कहते हैं। जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करे और संरचना के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करे, बात एक ही है, इसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। और ऑप्शन सी यह शैल संधियों के सहारे प्रवाहित होती है, तो ये भी नहीं है, इसे अध्यारोपित नदी नहीं कहेंगे। और ऑप्शन डी यह संरचना के आर पार प्रवाहित हो, ऐसी नदी जो अपना मार्ग कभी भी परिवर्तित नहीं करती है उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सोन को ले सकते हैं। सोन नदी अध्यारोपित नदी है। तो यह संरचना के आर पार प्रवाहित होती है, स्थलाकृति को काट के संरचना के आर पार प्रवाहित होती है। अगर आप पढ़ेंगे नदियों के प्रकार में पढ़ेंगे, नदी घाटी के प्रकार में पढ़ेंगे, तो दो प्रकार की होती है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती नदियाँ जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, क्रम से प्रवाहित हो, ढाल के क्रम में प्रवाहित हो, उसके अनुरूप प्रवाहित हो, उसे क्रमवर्ती कहेंगे। और दूसरा अक्रमवर्ती जो ढाल के क्रम में ना प्रवाहित हो, है उसके पहले लगा, अक्रमवर्ती जो ढाल के क्रम में ना प्रवाहित हो उसे अक्रमवर्ती कहते हैं। इसमें भी अन्य प्रकार होते हैं, जैसे में अन्य डिवीज़न हैं, अनुवर्ती नदियाँ, नवानुवर्ती नदियाँ, प्रत्यानुवर्ती नदियाँ, और अक्रमवर्ती में अध्यारोपित नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियाँ।
तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें 2 सूची दी गई है, सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 में प्रतिपादक है तथा सूची 2 में उनके द्वारा दिए गए शब्द हैं। आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कौन से शब्द को प्रतिपादित किया है। तो ए क्रिक में, CH क्रिक में, ऑप्शन ए को देखें, CH क्रिक में, CH क्रिक में महोदय ने पैन प्लेन शब्द दिया है, पैन प्लेन, तो आप इसे 3 से मिला देंगे, पैन प्लेन शब्द दिया है। LC किंग महोदय ने पेडी प्लेन शब्द दिया है, तो आप इसे 4 से मिला देंगे। और ऑप्शन सी को देखिए, MF थॉमस, तो थॉमस महोदय ने H प्लेन शब्द दिया है, H प्लेन शब्द थॉमस महोदय ने दिया है, तो आप इसे 1 से मिला देंगे। और WM डेविस महोदय ने पेनी प्लेन शब्द दिया है, तो आप इसे 2 से मिला देंगे। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ के कूट के अकॉर्डिंग सही आंसर देना है। तो पहला कथन है, धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये इंडिविजुअल प्रश्न भी आ सकता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कितने मीटर गहराई में जाने पर बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा 32। ये PGT 2016 में भी आया हुआ था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने गहराई पे जाने पे बढ़ता है, तो उसका आंसर था 32 मीटर पर। और दूसरा कथन है, पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। तो बिल्कुल सही है, बाह्यतम परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है और इसे सियाल परत कहते हैं। सियाल, SiAl, Si हो जाता है सिलिका, Al हो जाता है एल्यूमिनियम, तो इसे सियाल कहते हैं। और तीसरा कथन है, भूक्रोट का घनत्व 10 से 12 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, अब देखें कि पी तरंगों का वेग भूगर्भ में क्रोड के बाह्यतम परत पे पहुंचने पर अचानक से बढ़ जाता है। पी तरंगों का वेग अचानक से बढ़ जाता है, तो गति एक समान नहीं होती। इस प्रकार ऑप्शन 4 गलत है। तो हम देखेंगे कि 1, 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जबकि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।